1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ए लखनऊ। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पहली वाइफ थी और इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इनके बेटे वर्जिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर किया गया था, मगर यहाँ पर सर कॉलिन कैम्पबेल ने इस विद्रोह को समाप्त किया। उसके बाद बेगम हजरत महल नेपाल में जाकर शरण लेती हैं और फिर वहाँ पर ही उनकी 1879 में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। यहाँ पर सही आंसर है सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वाइसरॉय भी रहे। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द सोल्जर्स फ्रॉम कानपुर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहिब। यहाँ पर सही आंसर है डी नाना साहिब। नाना साहिब को जो आखिरी पेशवा थे मराठा किंगडम के बाजीराव II, उन्होंने गोद लिया था। उनको अंग्रेजों ने पेशवा का टाइटल देने से मना कर दिया था और पुणे भेज दिया था। इसी बात को लेकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह की स्टार्टिंग में अंग्रेज नाना साहिब से मदद मांगते हैं और यहाँ पर नाना साहिब उनकी मदद भी करते हैं। उनकी फैमिलियों को वो शरण देते हैं, मगर कुछ समय बाद नाना साहिब विद्रोहियों का साथ देते हैं और फिर नाना साहिब कानपुर में 200 यूरोपियंस को बंदी बना लेते हैं। इस घटना को बोला जाता है सीज ऑफ कानपुर। इस घटना का उल्लेख सती चूरा घाट मैसेकर के नाम से ही मिलता है, बीबी घर मैसेकर के नाम से ही मिलता है। और जब अंग्रेज इस विद्रोह को दबा देते हैं तो नाना साहिब 1859 में नेपाल चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था? हु डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी बहादुर शाह जफर। यहाँ पर सही आंसर है ए कुंवर सिंह। बिहार के अरहा से उन्होंने रिवोल्ट किया था। कुंवर सिंह की उम्र यहाँ पर 80 साल थी, मगर उन्होंने फिर भी अंग्रेजों का डटकर सामने किया और यहाँ पर फाइनली विलियम टेलर और इरी ने इस विद्रोह को दबाया, जहाँ पर उनकी लड़ते लड़ते जान चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे इन्वॉल्व्ड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहिब, सी बालाजी राव, डी रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ पर सही आंसर है डी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने नाना साहिब की मदद करी थी, जहाँ पर उन्होंने ग्वालियर में कर्नल विंडम को रोक के रखा था, जिसकी वजह से वो असमर्थ होते हैं कानपुर की सीज को तोड़ने में। मगर जब सर कॉर्नल कैम्पबेल उनको हरा देते हैं तो उसके बाद वो झांसी चले जाते हैं, जहाँ पर वो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते हैं। उसके बाद झांसी में सर ह्यूज रोज आते हैं जो उनको बंदी बनाना चाहते हैं, मगर वहाँ से भी वो भाग जाते हैं और फिर बुंदेलखंड के जंगलों में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर उनको बाद में पकड़ा जाता है और उनकी हत्या की जाती है 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिवोल्ट? ए विद्रोह सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित था, बी सभी स्तरों पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूर्ण सहयोग था लोक सैनिक और नेता के साथ साथ, सी गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, डी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट के रूप में स्वीकार किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब स्टेटमेंट सही हैं सिवाय ए को छोड़ के, जहाँ पर बोला गया है कि विद्रोह सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित था। फ्रेंड्स, 1858 तक हम देखते हैं कि इंडिया में सांप्रदायिकता को लेकर बहुत ही कम घटनाएं देखने को मिलती हैं। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी और इसके बाद ही हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना चालू करा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह क्यों विफल हुआ? Why did the revolt of 1857 fail? A. It was not joined by certain groups and classes. इस विद्रोह में कुछ समूह और वर्गों ने साथ नहीं दिया। B. Modern educated Indians looked at it as backward looking. यहाँ पर शिक्षित वर्ग ने इसको एक पिछड़े कदम की तरह देखा। C. Indian soldiers were
well equipped. D. There was a coherent ideology during the revolt. विद्रोह के दौरान एक सुसंगत विचारधारा थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उस समय भारतीय सोल्जर्स के पास अच्छे उपकरण नहीं थे। स्टेटमेंट डी भी गलत है क्योंकि उस समय एक सुनियोजित या सुसज्जित विचारधारा की कमी थी हमारे विद्रोह में। यहाँ पर पहले दो रीज़न सही हैं जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट फेल होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ए. यह अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। बी. द लीडर्स हैड अ विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ना तो ये उस समय अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था, इससे पहले 1806 में वेलोर में भी विद्रोह हुआ था। उसी के साथ हम देखते हैं कि किसानों ने और ट्राइबल्स ने भी समय समय पर रिवोल्ट किए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कि यहाँ पर लीडर्स के पास एक यूनाइटेड इंडिया का विजन था, ये बात भी गलत है। उस समय यूनाइटेड इंडिया का विजन डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ, नन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण नहीं था। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ए. भारी कराधान यानी कि हैवी टैक्सेशन। बी. डिक्रीज ऑन मेजर पेट्रोनेज फॉर आर्टिशियंस एंड हैंडीक्राफ्ट। सी. इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। डी. इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्थिक कारण यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज की बात की गई है, तो ए, बी और डी एकदम सही है, मगर सी ऑप्शन गलत है क्योंकि अंग्रेजों ने इंडियन कॉटन का मार्केट ख़त्म कर दिया था और अब इंडियन कॉटन यूरोप में नहीं बेचा जा सकता था और ना ही वो इंडिया में बिक पा रहा था। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से लोगों ने इस विद्रोह में पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परिणाम था 1857 के विद्रोह का। विच ऑफ दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ए. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। बी. साम्राज्य की विस्तारवादी नीति को त्याग कर दिया गया था। सी. पहले गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसरॉय का पद सज्जित किया गया। डी. ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है। ए. कार्ल मार्क्स। बी. सैयद अहमद खान। सी. R.C. मजूमदार। डी. S.N. सेन। फ्रेंड्स, ये किताब ए. कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स की एक और फेमस किताब है दास कैपिटल, जिसके अंदर हमको कम्युनलिज्म के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उन्होंने कैपिटलिज्म को अटैक किया है। सर ह्यूज रोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया। ए. बेगम हजरत महल। बी. रानी लक्ष्मीबाई। सी. कुंवर सिंह। डी. बहादुर शाह जफर। यहाँ पर सही आंसर है बी. रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की 17 जून 1858 में ग्वालियर में लड़ते हुए मौत हो गई थी। इस बात को भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोर विद्रोह कब हुआ था। द वेलोर म्यूटिनी टुक प्लेस इन 1805, 1802, 1806 और 1807। यहाँ पर सही आंसर है सी. 1806। फ्रेंड्स, ये विद्रोह भी सैन्य विद्रोह था, जहाँ पर सैनिकों को उनके धर्म के अनुसार पालन नहीं करने दिया जा रहा था। उनको गले में ताबीज और भी दूसरे जो सिंबल्स होते हैं धर्मों के, वो लगाने नहीं दिए जा रहे थे। इसको लेकर यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह किया था। उस समय सर जॉन कैड्रॉक कमांडर इन चीफ थे मद्रास आर्मी के, जिस समय ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने बैरकपुर में तैनात 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही लेफ्टिनेंट को मार गिराया। यहाँ पर ऑप्शन है ए. 21 मार्च 1857, बी. 29 मार्च 1857, सी. 23 मई 1857, डी. 22 जून 1857। यहाँ पर सही आंसर है बी. 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ऐसा किया था। ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई थी और फिर उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉन नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज मेड बाय। ये कथन कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था, किसके द्वारा दिया गया है। ए. वी.डी. सावरकर। बी.
SN सेन, C RC मजूमदार, D बेंजामिन, D इजरायली। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल कॉजेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। इन दोनों बैटलों के बाद हम देखते हैं कि बंगाल पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है और फिर वो बंगाल को अपना बेस बनाते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे इंडिया में एक्सपेंशन करते हैं। उन्होंने एक सुनियोजित रणनीति के तहत भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाना चालू किया, जिसके तहत उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर लड़े, एंग्लो मराठा वॉर लड़े। यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे बड़ी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन की नीति अपनाई, जहाँ पर उन्होंने भारतीय रजवाड़ों के साथ संधि करी और उन साम्राज्यों में भी ब्रिटिश सरकार की पकड़ बनाई। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी आते हैं, जो लेकर आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत। इसको हड़प नीति भी कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट कब्जा करना चालू करा भारतीय रजवाड़ों पर, जहाँ पर नैसर्गिक अधिकार को लेकर क्वेश्चन उठ रहे थे। तो इन नीतियों के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर बढ़ता चला जाता है। जो 1757 में बंगाल से चालू हुआ था, उसको हम देखते हैं कि 1857 आते आते धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश साम्राज्य अपना वर्चस्व कायम कर लेता है। इसी विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारतीय रजवाड़े इकट्ठे होते हैं और अपने अपने हक के लिए लड़ना चालू करते हैं। 1857 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के, और उनका कहना होता है कि अब वो मुगल सम्राट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और मुगल सम्राट को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये था कि इंडिया में अब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। तो ये थे राजनीतिक कारण। आइए देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आई, जो अपने धर्म का प्रचार करती थी और इंडिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी करती थी। इनकी गतिविधियां भारतीय समाज और धर्म के लिए एक चुनौती पैदा कर रही थी। समय के साथ हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रीति रिवाजों में दखल देना चालू करा, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया, विडो मैरिज को सपोर्ट दिया और वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट दिया। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये सब चीज़ें रिफॉर्म के लिए ज़रूरी थी, मगर उस समय भारतीय समाज ने इसको भारतीय परंपराओं के अंदर दखल की तरह देखा, जिसको लेकर भी लोगों के बीच एक आक्रोश था। और यहाँ पर एक और कारण था पश्चिमीकरण की नीति। कंपनी अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर आई थी। वो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे थे, जिसके तहत वो अपने कल्चर को इंडिया में फैलाना चाहते थे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कंपनी ने रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट पास किया था 1856 में, जिसके तहत वो मस्जिदों पर और मंदिर पर टैक्स लगाना चाहती थी, जो भारतीय परंपरा के अंदर बहुत बड़ा दखल था। तो इन सब कारणों की वजह से सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी लोग उनसे खुश नहीं थे। आइए अब देखते हैं आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कॉजेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति सिर्फ एक ही बात पर फोकस करती थी, जो था प्रॉफिट। उनकी कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। उन्होंने किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया और ये टैक्स किसान भरने में असमर्थ थे, जिसको भरने के लिए उनको फिर साहूकारों से उधार लेना पड़ता था और ये उधार वो चुका नहीं पाते थे। अल्टीमेटली उनके हाथ से उनकी ज़मीन ही चली जाती थी। दूसरी तरफ जो इंडिया के ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उनका जो जंगलों पर नैसर्गिक अधिकार था, उसको भी ख़त्म कर दिया था यहाँ पर उन्होंने। उसके अंदर भी अंग्रेज़ों ने दखल देना चालू कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि हस्तशिल्प को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स एक समय पूरी दुनिया में फेमस थे, जिसको बेचकर भारतीय बुनकर अपना घर चलाते थे, मगर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको नष्ट कर दिया और अब वो इंग्लैंड से सामान लाते थे और इंडिया में बेचते थे। इसी के तहत हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया के बिजनेसमैन्स को और ट्रेडर को भी ख़त्म किया गया। इंडिया से जो भी चीज़ यूरोप में जाती थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया और इंग्लैंड जो चीज़ इंडिया में आकर बेचता था उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ और वो नष्ट होते चले गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की रिकमेंडेशन पर 20,000 से ज़्यादा ज़मींदारों को हटा दिया था। इनमें से अधिकतर ज़मींदार अवध को बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ज़मींदार, किसान, व्यापारी, इन सब लोगों के मन में कंपनी के खिलाफ एक आक्रोश था। आइए अब हम देखते हैं सैन्य कारण, मिलिट्री कॉजेस। सेना के अंदर जो भारतीय सिपाही थे, उनको अपना धर्म का पालन अच्छे से नहीं करने दिया जाता था। इसी के साथ लॉर्ड कैनिंग ने कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस किए। यहाँ पर जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत अब भारतीय जो सोल्जर्स हैं उनको बाहर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है। उस समय हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये माना जाता था कि अगर आप 7 समुंदर पार करते हैं तो आपका धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ पर
भारतीय सोल्जरों को इंग्लिश सोल्जर के मुकाबले काफ़ी कम पैसे मिलते थे और जो इंग्लिश सोल्जर को भत्ता मिलता है जब वो अपने देश से बाहर जाता है, वो भत्ता यहाँ पर भारतीय सोल्जर को देने से मना करा गया था। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय सोल्जर को नीचा दिखाया जाता था और उनको इंग्लिश सोल्जर से कम आंका जाता था। भारतीय सैनिकों को रंग भेद का सामना भी करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय सैनिकों ने पहले कभी विद्रोह नहीं किया। 1764 में ही बंगाल में विद्रोह हुआ था, वेलोर में विद्रोह हुआ 1806 में, बैरकपुर में 1825 में विद्रोह हुआ था और अफगान वॉर के दौरान जो 1838 से लेकर 42 के बीच में हुआ, उस समय भी भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। मगर हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की चिंगारी कहीं और से आई है। तो आइए अब बात करते हैं क्या था मुख्य कारण जिसकी वजह से ये सब जो गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ था वो खुलकर सामने आता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी हड़प लिया था और अधिकतर सोल्जर अवध से आते थे, तो ये एक गुस्सा तो था ही सोल्जरों के बीच। इसी के साथ भारतीय सैनिकों को शक था कि उनके आटे में बोन डस्ट यानी कि हड्डी का चूरन मिलाया जा रहा है ताकि उनका धर्म नष्ट किया जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है एनफील्ड राइफल का आना। इस राइफल में जो कार्टिलेज लगता था उसको दांतों से तोड़ना पड़ता था और इस कार्टिलेज में जो ग्रीस यूज हुई थी उसके अंदर बताया जाता है कि काऊ का और पिग का फैट यूज हुआ था। गाय यहाँ पर हिंदुओं के लिए पूजनीय थी और पिग यहाँ पर मुसलमानों के लिए हराम था। ये बात जैसे ही सेना के बीच फैलती है तो उनको यकीन हो जाता है कि अंग्रेज यहाँ पर उनके धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं और ये विद्रोह धीरे धीरे चालू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरवरी 1857 में 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बरहमपुर में थी उसने इस राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। इसके बाद 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे जो 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे उन्होंने बरकपुर में अपने मेजर सार्जेंट पर अटैक कर दिया था। फिर 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी के 90 लोग इस राइफल को यूज़ करने से मना कर देते हैं। 9 मई को उन 90 में से 84 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेरठ में विद्रोह का माहौल बनना चालू हो जाता है और दूसरे दिन 10 मई को भारतीय सोल्जर मिलकर 84 लोगों को रिहा करते हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं, जहां पर वो दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते हैं और उनको भारत के सम्राट की उपाधि देते हैं। फिर बहादुर शाह जफर दूसरे राज्यों के राजाओं को एक लेटर लिखते हैं जहां पर वो कहते हैं कि इंडिया के हर राजा को इस वक्त एकत्रित होना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी के साथ फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह चालू हो जाता है। दिल्ली में जनरल बख्त खान नेतृत्व करते हैं, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके बेटे वर्जिस कादिर, ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के अराह में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और यूपी के वापत में आम किसान शाह मलबी नेतृत्व करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का। मगर हम देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत इस विद्रोह को दबाने में कामयाब होती है। दिल्ली में जॉन निकोलसन, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, कानपुर में सर कॉलिन कैम्बेल, झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूगरोज, बरेली में सर कॉलिन कैम्बेल, इलाहाबाद बनारस में कर्नल ऑलसैन, बिहार में विलियम टेलर, ये सब अधिकारी भारत में विद्रोह को दबाने में कामयाब होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आखिरकार क्या कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हुए। इस विद्रोह का असर हमको भारत के कुछ गिने चुने स्थान पर देखने को मिलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब, महाराष्ट्र, मैसूर इस विद्रोह से अलग रहते हैं। यहाँ पर कुछ भारतीय रजवाड़े अंग्रेजों का साथ भी देते हैं, जैसे कि इंदौर के होलकर अंग्रेजों के साथ थे, ग्वालियर के मानसिंह ने तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, हैदराबाद के निज़ाम गुलाम सिंह ऑफ कश्मीर ब्रिटिशर्स के साथ रहे, यहाँ तक कि सिखों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जमींदार और साहूकार और यहाँ पर जिन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त की थी वो लोग भी कंपनी का साथ देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर नेतृत्व की कमी। बहादुर शाह जफर एक बूढ़े राजा थे जो उस समय भारत को एकजुट करने में असमर्थ होते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर कोई भी नया आइडिया लेकर नहीं आए थे, नई आइडियोलॉजी लेकर नहीं आए थे जिसके तहत भारतीय राज्यों को एकत्रित करा जा सके। एक और सबसे बड़ा कारण रहता है संसाधनों की कमी। भारतीय सैनिकों के पास या भारतीय विद्रोहियों के पास ना ही अच्छे हथियार होते हैं, ना ही अच्छे संसाधन होते हैं जिनकी मदद से वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर सकें। एक और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि भारतीय मिडिल क्लास इसमें पार्ट नहीं लेती है और एक बड़ा समूह इस विद्रोह से दूर रहता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अंग्रेजों को ये विद्रोह दबाने में आसानी होती है और वो फाइनली इस विद्रोह को दबा देते हैं।
आइए अब बात करते हैं कि इस विद्रोह के बाद क्या चेंजेस आते हैं भारत में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंडिया में अब कंपनी रूल खत्म हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब खत्म हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसके तहत अब भारत में ब्रिटिश राज का प्रारंभ होता है, क्राउन रूल का प्रारंभ होता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा चेंज हम ये देखते हैं कि अब गवर्नर जनरल को वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक मुद्दों को देखेगा तब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा, और उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया तब बोला जाता है जब वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंडिया में, और भारत में दूसरे राजाओं से मिल रहा होता है और क्राउन का नेतृत्व कर रहा होता है भारत में। लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वाइसरॉय बनते हैं 1858 एक्ट के तहत। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज लोग यहाँ पर अपनी सेना को पुनर्गठित करते हैं, यानी कि रीऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर बंगाल से सैनिकों की संख्या अब कम कर दी जाती है, अवध से भी सैनिकों की संख्या कम कर दी जाती है, और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इंग्लिश सैनिकों को बढ़ाया जाए भारत में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन विक्टोरिया के फरमान में ये बोला जाता है कि अब अंग्रेजी हुकूमत भारत के धार्मिक मुद्दों में छेड़छाड़ नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मोटे मोटे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं 1857 के विद्रोह के।